जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो टाइम लगेगा। तो पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेज एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा सौंदर्य, ब्यूटिफिकेशन का जो काम करती है या जो हम लोग को बढ़िया लगने का काम करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्थेटिक होना। एस्थेटिक होने का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ को बेहतर बता रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि वो कैसे और अच्छा हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा, इसको बताने का काम कर रहा है, उसको एस्थेटिक कहते हैं। एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस, और एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे रोमांस का फीलिंग है, एंग्रीनेस का फीलिंग है, किसी के प्रति सिंपैथी का फीलिंग है, काइंडनेस का है, या किसी वस्तु के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने का काम पोइट्री का है। एंड इवोक इमोशंस, और वो हम लोगों को नए नए इमोशंस के बारे में बताती है, समझाती है, और कैसे उस इमोशंस को हम लोग कोप अप करते हैं, जी सकते हैं उसके साथ। थॉट्स, नेक्स्ट होते हैं थॉट्स और एक्सपीरियंस। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें रहती हैं। इमोशंस रहेंगे, थॉट्स विचार रहेंगे, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो, और तीसरा चीज़ हो सकता है वो एक्सपीरियंस, जो हम लोग अलग अलग चीज़ों को अनुभव किए हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग इमोशंस में रहने के साथ, या नेचर के साथ रहते समय, या कोई वॉर के साथ रहते समय, वो डिफरेंट चीज़ों को जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वो सभी को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? एस्थेटिक और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में। एस्थेटिक का मतलब उसको ब्यूटीफाई, सुंदर करके, और एक्सप्रेसिव का मतलब है शब्दों में पिरो करके। शब्दों में बहुत सारा हम लोग फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे जो पोइट्री को फॉर्म करने में काम देती है। तो ये हमारा हो गया इसका बेसिक जानकारी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें की एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो हम लोग को देखना है। तो आप देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। इमेजरी, इमेजरी ना पहले भी हम जो ड्रामाज है उसमें भी यूज़ करते हैं। इमेजरी का मतलब सही में क्या होता है कि वो चीज़ें जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, वो चीज़ें देखने, छूने, समझने वाली है, या फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। दैट मीन्स कि अगर आप अपने सेंस ऑर्गन से किसी चीज़ को सेंस ऑर्गन में देख करके या सुन करके या स्मेल करके या टच करके महसूस कर सकते हैं, तब वो कहलाता है कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट इसका उल्टा हो गया, या फिर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको समझा जा सकता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो इमेजरी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह उसका अफेक्ट, जो पोइट्री का अफेक्ट है वो दोनों तरह से होता है। वो एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में भी बनाएगा, और दूसरा एज वेल एज वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी देगा या फीलिंग्स भी देगा। आपको टच करने का, देखने का भी महसूस होगा, देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे, छू भी सकेंगे, और साथ में उसका अफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, भावना के साथ भी होगा, इमोशंस के साथ भी होगा, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। इमोशंस हम लोग देख नहीं सकते हैं, चेहरे को देखा जा सकता है, चेहरे पर क्या भाव है उसको आप अपने इंटेलिजेंस से समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा भावना है या ऐसा एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर, तो इंटरनली उसके मन में यह चल रहा होगा। उसके बाद दूसरा है मेटाफर। ये हम लोग कंपेयर करते हैं कि मान लो किसी चीज़ को कंपेयर करना है, जैसे हमको कंपेयर करना है अपनी गर्लफ्रेंड को, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि एकदम गुलाब जैसी सुंदर हो, बड़ा फेमस गाना भी है। या फिर चांद से कंपेयर करते हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। अगर आप फिल्म या गानों के बारे में शौक रखते हैं तो अक्सर देखें जो सुंदर लड़की है या गर्लफ्रेंड है उसको हम लोग सिंबॉलिकली गुलाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर चांद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक टूल है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक कंसीट है जिसके यूज़ करके हम लोग ब्यूटीफाई, सुंदर करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। तो मेटाफर बेसिकली कंपेयर किया जाता है, यानी चांद से हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, गुलाब से कंपेयर कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। तो ये हमारा, इसी तरह सिमली भी है, सिमली एनालॉजी है। सिमली का मतलब है कि उसके जैसा रिप्रेजेंट करना, एनालॉजी है। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है, ये किसी विशेष चीज़ों को जैसे हम लोग एज या लाइक इस तरह का चीज़ यूज़ करके हम लोग एनालॉजी करते हैं, या फिर हम लोग उसके हिसाब से उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा सिमली हुआ। फिर रिदम, रिदम ना किसी एक लाइन में, पोइट्री अगर एक लाइन है तो उसमें देयर वेर सेवरल सिलेबल। अब इसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। है क्या ना
जब कोई शब्द को आप प्रोनाउंसिएट करिएगा ना, तो जब बच्चों को सिखाना होता है कोई शब्द ना, तो आप उसको सिखाते हैं उसको तोड़ तोड़ के। आप किसी बच्चे को एलिफेंट पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ाएंगे कि बेटा बोलो ए, फिर बोलो ली, उसके बाद बोलो फैंट। तो ये 3 टुकड़े में आप उसको सुनाएं, यानी साउंड के लेवल पर जब किसी वर्ड्स को या पूरा एक लाइन को टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है साउंड के आधार पर, तो एलिफेंट को हम लोग 3 साउंड के आधार पर बांट दिए ना, तो इसको हम लोग सिलेबल कहें। और इस सिलेबल का पोइट्री में एक पैटर्न होता है। आप देख रहे हैं कोई गाना गा रहा है ना, तो एक ही शब्द है, उसको कभी बहुत तेजी से बोला जा रहा है, कभी उसको बहुत खींच करके लंबा बोला जाता है। तो उस पैटर्न्स को सीखने का काम रिदम का है। यानी आप सही में किसी भी पोइट्री को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे उच्चारित करेंगे, वो काम हमारा रिदम बताता है। ये सीखने का चीज़ है। ये हम लोग जब थैरली क्लास करने लगेंगे तो पोइट्री जब हम पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम लोग सिलेबल निकालेंगे। वैसे तो सिलेबल निकालने का एक साइंटिफिक तरीका भी है, लेकिन बेसिक तरीका यही है कि आप आसानी से समझो कि कैसे शब्दों को टुकड़े में कर सकते हैं। जैसे अब मान लो एप्पल हुआ, तो उसमें दो सिलेबल हो गया, ए पल, ए पल। आप ऐसे किसी बच्चे को बताना है तो आप ऐसे सिखाएंगे, बोलो बेटा ए, फिर बोलो पल। तो दैट मीन वो 2 सिलेबल का है। और इसका एक पैटर्न होता है पोइट्री में। आप एक सिलेबल को कभी स्ट्रेच करके बोलते हैं, स्ट्रेस दे के बोलते हैं, दूसरे को अनस्ट्रेस करते हैं, फिर इसी तरह का कुछ पैटर्न बन करके तैयार होता है। वो पैटर्न्स को हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहेंगे रिदम। राइम का मतलब हुआ कि कोई लाइन है, पोइट्री की लाइन है, और उसका आखिरी शब्द कितने टाइम के, कितने इंटरवल के पास रिपीट हो रहा है, या रिपीट हो रहा है या भी नहीं हो रहा है, उसका भी एक अलग अलग तरह का पैटर्न है। आप सुने होंगे कि इसका राइम स्कीम ए बी है। तो ए बी होने का मतलब, अगर किसी पोइट्री का राइम ए बी है, तो इसका मतलब ये है कि उस पोइट्री का पहला लाइन का एंड और तीसरा लाइन का एंड सिमिलर साउंड के साथ हो रहा है। पहला और तीसरे के साथ सिमिलर साउंड के साथ हो रहा है, यानी जो साउंड फर्स्ट लाइन के एंड में है वही लाइन थर्ड साउंड के एंड में है। और उसी तरह बी का मतलब ये हो गया कि जो सेकंड लाइन का एंड है वो फोर्थ साउंड का एंड का दोनों वही है। ठीक है, तो इसको आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, जैसे ए बी ए या ए का कॉम्बिनेशन कभी मिलेगा। तो इस तरह का बहुत सारा राइम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे शॉर्ट में रिपीटेटिव साउंड इसका मतलब होता है, लेकिन ये एंड, लाइन के एंड में होता है। और आखिर चीज़ है सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स आप सीखे होंगे बचपन में ग्रामर में, लेकिन इसका सिंटैक्स ना कुछ और एडवांस सिंटैक्स होता है। वैसे तो वो ग्रामर में भी यूज़ होता है, जैसे इन्वर्जन हो गया, जैसे आप और डिफरेंट तरीके से हम लोग मॉडल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हम लोग क्रिएट भी करते हैं, बनाते भी हैं, तो उन सभी का बेटर यूज़ सीखते हैं या फिर उनका यूज़ करके ब्यूटीफाई करते हैं, पोइट्री को और सुंदर और अच्छा बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारे की एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा मूड होगा, टोन होगा, अप्रोच होगा, एटीट्यूड होगा, बहुत कुछ मिल सकता है, सिंबलिज्म होगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी बेसिक स्तर पर समझने के लिए ये 6 एलिमेंट इनफ हैं आपके लिए, ताकि आप पोइट्री को बेसिक नॉलेज रख पाएँ। ये हमारे कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं। इसी पोएटिक डिवाइसेस को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, या हिंदी में इसको बोलेंगे अलंकार। अलंकार का मतलब होता है जो आदमी का आभूषण का काम करता है, जो सुंदर बनाने के लिए जो काम करता है। तो पोइट्री को सुंदर बनाने का काम करती है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक साउंड का रिपीटेशन, इनिशियल साउंड का। जैसे आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे, जैसे एक बहुत फेमस पोइट्री है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए स्लम्बर स्पिरिट सील, यानी ऐसे साउंड का रिपीटेशन एक ही लाइन में 3 बार हो चुका है। स का रिपीटेशन हो गया ना, स्लम्बर, स्पिरिट और सील। तो ये स का रिपीटेशन को हम लोग कहेंगे अलिट्रेशन।
यानी इनिशियल साउंड का रिपीटेशन होना एक ही लाइन के अंदर, पोइट्री के एक ही लाइन के अंदर अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे अलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसा यूज करने लगे। अच्छा, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे ना, हिंदी में इसको कहते हैं मानवीयकरण करना। मानवीयकरण करना दैट मीन्स किसी भी वस्तु को मानव के जैसा ट्रीट करने लगना। जैसे कहे कि चांद जो है अपना चेहरा बादलों में छुपा रहा है। अब चांद किसी और को मेटाफरिकली सिंबलाइज भी किया जा सकता है, लेकिन कहे बादलों के पीछे छुपा रहा है, तो क्या चांद का रियली चेहरा हो सकता है क्या? चांद का चेहरा नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको बना दिए कैसे, आदमी के जैसा, कि चांद का एक चेहरा है और वो अपना चेहरा बादल के पीछे छुपा रहा है। दैट मीन्स हम उसको पर्सोनिफाई किए हैं, हम ह्यूमन क्वालिटीज दे दिए हैं मून को, चांद को। मून इज हाइडिंग हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आइए सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब होता है प्रतीकात्मक या प्रतीक देना। कोई चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोले बल्कि उसके बदले एक प्रतीक दिए हैं। अगर आप और आसानी से समझें तो हम लोग बहुत सारी पोइट्री पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छे पोएट आपको मिलेंगे जैकोबियन एज में, जॉन डन। उन्होंने क्या बताया कि कैंपस जिससे हम लोग सर्कल वर्कल बनाते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, वो दो उसके लेग्स होते हैं। वो उस लेग्स को बताए क्या कि ये जो लेग्स ना, जो सेंटर पर है वो मेरी वाइफ है, और जो घूमता है चारों तरफ ना, जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, जिसमें हम लोग पेंसिल लगाते हैं, वो लेग मैं हूँ। तो है क्या, आप गर्लफ्रेंड के चारों तरफ अपना घूम रहे हैं, और अंत में वो बताते हैं कि उन दोनों को साथ ही में रखा जाएगा, कभी भी उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। आप देखो उसके ऊपर के एंड को ज्वाइंट होता है। कैंपस अगर देखे होंगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, यानी अपने और अपनी वाइफ को सिंबलाइज किससे किया कर रहे हैं, वो कैंपस से। तो ये है आयरनी। नेक्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइसेस है वो आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। व्यंग ना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कभी पन करके कर सकते हैं, कभी हम लोग किसी चीज़ को हाइपरबली एजरेट करके बता के कर सकते हैं, कभी बहुत बड़े चीज़ को छोटा करके कर सकते हैं। तो व्यंग उत्पन्न होता है सर्कमस्टांशियल सिचुएशन के हिसाब से व्यक्त होता है। हाइपरबली का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। इंजाममेंट भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत बड़े लाइन को ना हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बोलने में, उसको गाने में अच्छा लगे। एक बहुत बड़ी लाइन है तो उसको क्या किए, 3-4 लाइन में या 2 लाइन में, 3 लाइन में उसको डिवाइड कर दिए, जिससे क्या हुआ, पढ़ना आसान हो गया, बोलना आसान हो गया, उसको गाना आसान हो जाता है। जो पोएटिक डिवाइस का काम करता है, वो एक रिदम देता है, एक सुर देता है। हिंदी में वो समझें तो मज़ा देने वाला काम करता है। तो ये कहलाता है इंजाममेंट। नेक्स्ट, अब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री ना सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, यह सबसे पुराना तरह का जॉनर है लिटरेचर का, जो बहुत पुराना है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पोइट्री का फॉर्म्स होता है। तो सोनेट ये अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, जो 14 लाइन्स के सोनेट होते हैं, आयम्बिक पेंटामेटर। हाइकू ये चाइनीज़ और जापानीज़ का एक दिया हुआ वर्ड है, जिससे हम लोग बेसिकली चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ये सभी छोटे पोएम्स लिखते हैं, उनका ये फॉर्म है। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें राइम नहीं रहे, रिदम भी ना रहे, तो उसको फ्री वर्स कहते हैं। इसी तरह बैलेट्स है। बैलेट्स को हम आसानी से समझा सकें तो घर में हम लोग शादी की गीत समझते हैं ना। बैलेट्स का मतलब हुआ वो जो घर में बोलचाल की भाषा में गाया जाता है। एक यहाँ बिहार में हम लोग के सोहर गाया जाता है, तो सोहर भी बैलेड है, आप समझेंगे। अभी बहुत फेमस हुआ एक गाना ना, जुग जुग जिया हो ललनवा, वो करके एक गाना था, तो वो बैलेड है। उससे आप समझ पाएंगे जो घर में गाया जाता है, जो नॉर्मल भाषाओं में गाया, उसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ शब्द रहेंगे, शब्द के कुछ मीनिंग रहेंगे, और उसके साथ हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। ओड, अच्छा ओड परफॉर्मिंग है। ओड को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। ओड के साथ खास क्या है, इटॉज नाम का एक वाद्य यंत्र है ब्रिटिशर्स का, उसके साथ इसको बजा के परफॉर्म किया जाता है। फिर ओड का डिफरेंट टाइप भी आया है। ओड में ना बेसिकली हम लोग नॉलेज की बात कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके कुछ सॉल्यूशंस को देते हैं,
तो इस तरह से वो रहता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन से बेस्ड रहता है, या फिर किसी वॉरियर के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उसको एक्सप्लेन करना होता है। और ओड का खासियत क्या है ना, ओड अगर आप देखेंगे तो ओड किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता ही मिलेगा। और उसमें होता था क्या, कुछ पार्ट मूवमेंट के साथ रहता था, मतलब जो गाना गा रहे होते थे ना वो चलते भी थे, इधर उधर चलते रहेंगे स्टेज पर और गा रहे होते हैं। फिर जो मेन उसका थीम है, जो मेन वो डायरेक्शन देना चाहते हैं, वो आखिरी में शांत होकर के एक जगह खड़े होकर के गाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इपोड। तो हम लोग वो भी देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो। और अच्छा, एपिक पोइट्री ना ये बहुत लंबी चौड़ी जो पोइट्री होगी, जिसमें 1000, 2000, 5000 लाइन्स होंगी, एक हीरो होगा, उसका हीरोइक ट्रीटमेंट होगा, वो नॉर्मल आदमी के जैसा लगेगा ही नहीं। अब जैसे आप रामायण पढ़ो तो रामायण आप राम को देखते के साथ उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होगी, वो हीरो के जैसा क्वालिटी के जैसा प्रेजेंट किया जाएगा और उसको बहुत डिटेल से डिस्क्रिप्टिव लिखा जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे हीरोज़ होंगे, लेकिन एक सेंट्रल फिगर होगा और उसके अलावा उसमें बहुत सारी कहानियाँ, छोटी छोटी ढेर सारी कहानियों का कंपाइलेशन होगा। तो एपिक पोइट्री हमारे पास महाभारत है, रामायण है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एपिक पोइट्री हैं हमारे पास। कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शकुंतलम है, फिर आपका रघुवंशम है, और बहुत सारे दूसरे राइटर भी हुए जो बहुत बड़ी बड़ी एपिक पोइट्री, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महाकाव्य, तो इंग्लिश में भी महाकाव्य मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जॉनरा, यानी पोइट्री का टाइप, या पोइट्री को कैसे हम बताएं कि ये पोइट्री में कैसे इसको एक्सप्लेन किया, कैसे बनाया गया है। तो पहला है लिरिकल। लिरिकल मतलब होता है जिसमें पर्सनल इमोशंस को, जिसमें शब्दों का इंपॉर्टेंस है, शब्द में इमोशंस छुपे होते हैं और उस शब्दों को एक्सप्लेन किया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे लिरिकल पोएम। नरेटिव पोएम का मतलब हुआ कि घटनाएं हो रही है और कोई एक व्यक्ति उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे आप देखो महाभारत है तो महाभारत हो रही है, संजय एक्सप्लेन कर रहा है या वेद व्यास उसको लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नरेटिव स्टाइल। नरेटिव स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि घटनाएं हो रही है, कोई एक व्यक्ति है, हो सकता है वो कैरेक्टर भी हो उसमें, लेकिन वही कहानी को बता रहा है और दूसरे लोग सुन रहे हैं। और लिरिकल में क्या होता है, लिरिकल में हम लोग अपने पर्सनल इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिटेल करना, ये 4 इसके साथ अलग है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है किसी भी वस्तु, किसी भी घटना का, किसी भी वॉरियर का, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पोएम। सटायर का मतलब होता है जो सोशल कमेंट्री है, जो समाज में चल रहा है, समाज को और सुधार कैसे करना है, अच्छा कैसे बनाना है, उसके लिए जो लिखी जाती है उसको सटायर कहते हैं। सटायर का बेसिकली मतलब होता है कटाक्ष, तो हिंदी में उसको कटाक्ष कहेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग सोशल कमेंट्री के जैसा लिखते हैं कि समाज को कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए क्या करना है, या समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, उसको बताता हुआ। और लास्ट एपिक। एपिक देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि एपिक ये टाइप है पोइट्री का। एपिक जॉनरा भी है, यानी हीरोइक टेल्स, कोई बड़ा व्यक्ति के बारे में, हीरो के बारे में कहानी, बहुत एक्सप्लेन, बहुत डिटेल कहानी होगी, बहुत लंबी होगी, हीरोइक ट्रीटमेंट होगा, कपलेट में लिखा जाएगा, आम्बिक पेंटामीटर होगा, उसको ग्रैंड ट्रीटमेंट मिलता है। ग्रैंड ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि खूब लंबा चौड़ा, हीरो को एकदम हर चीज़ उसमें हीरोइक होगी, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिक पोइट्री का जॉनरा या एपिक पोइट्री। अच्छा, अब इसका काम क्या है, पोइट्री का काम क्या है, फंक्शन क्या है पोइट्री का। तो पहला तो काम यही है कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। देखो, अपनी भावनाओं को हम लोग डायलॉग्स में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाइएगा। अच्छा, आप देखिए बहुत सारी फिल्में देखें, उसका सब डायलॉग नहीं याद रहता है हम लोगों को, लेकिन गाना याद हो जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेन बहुत अच्छा से कर पाता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है। पोइट्री हमेशा अपने आप के चीज़ों को जो हम फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं हम इन अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री का कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से करेंगे। तो पहला फंक्शन यही है, इस पहला एम इसका यही होता है, पहला काम यही होता है कि अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग सभी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फिर एक डेवलप करना इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन डेवलप करना। इमोशनल कनेक्शन का मतलब हुआ कि एक राइटर है, एक रीडर है, उस दोनों के बीच में
फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का आदान प्रदान करने का काम पोइट्री करेगी। मान लो हम कोई पोइट्री लिखे तो हम एक चीज़ फील किए होंगे, उसके हिसाब से मान लो हम लव पोइट्री लिख रहे हैं तो हम क्या फील कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो हम लिख रहे हैं। तो जो ऑडियंस है ना वो भी कनेक्ट कर पाएगा। वो क्या कनेक्ट करेगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं कनेक्ट करेगा बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट करेगा कि जैसे राइटर या जैसे एक पोएट अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट कर रहा है वैसे ही हम भी तो अपने गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हैं। तो ये हुआ इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना। पोइट्री में अक्सर ये होगा, हम जैसे ही आप बहुत सारी पोइट्री पढ़ेंगे इंग्लिश में, जैसे जैसे हम लोग डेवलप करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे डिफरेंट डिफरेंट पोइट्री पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग इमोशंस का प्रेजेंट करेंगे पोएट्स, और वही एक्सप्लेनेशन आपको अपनी लाइफ में भी मिलता रहेगा। तो वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है फंक्शन क्या, सोशल कमेंट्री। या सोशल कमेंट्री का मतलब हुआ कि समाज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। मान लीजिए आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं जो 16th सेंचुरी में लिखी हुई है, तो 16th सेंचुरी में कैसी सोसाइटी थी, कैसा आदमी का रहन सहन था, कैसा क्लोथिंग था, वो सारी चीज़ें आपको पोइट्री के थ्रू कन्वे हो जाती हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल कमेंट्री। नेक्स्ट है कल्चर प्रिजर्वेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पोइट्री ही बचा के रखी है। अच्छा आप देखो, हम बताते हैं, महाभारत या रामायण है, उसकी चौपाई आप पढ़ते हैं ना, आप देखो जैसे हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा आप ना पोइट्री के फॉर्म में, हेम के फॉर्म में है, चालीसा को हेम कहते हैं अंग्रेजी में, तो हेम के फॉर्म में है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, जो हम लोग सभी को याद है। हो सकता है आप उसकी प्रॉपर मीनिंग ना जानते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूरा पढ़ ले कोई ना, तो आपको लगे कि एक ही दो लाइन का मीनिंग जान रहे हैं और कुछ भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन क्या है आप उसको बार बार रिसाइट करके याद कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो ऐसा जो एंशिएंट चीज़ है वो प्रिजर्व है। बहुत सारा वैसा मंत्राज है जो हिंदू अगर हैं तो हम लोग देखते हैं, बहुत सारा वैसा मंत्रा है जिसको हम लोग बार बार रिसाइट कर रहे हैं, वो याद है हम लोग को, ग्रामिक कर लिए, बिल्कुल रट लिए हैं उसको, हम लोग पूरा मेमोराइज कर लिए हैं उसको, और वो कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रहा है। इसके अलावा भी दूसरे ट्रेडिशन को भी प्रिजर्व करता है, दूसरा तरीका भी है, लेकिन बेसिक तरीका तो यही है, हम लोगों को समझ में आएगा आसान। उसके बाद आखिरी चीज़ है इंटरटेनमेंट। पोइट्री का फंक्शन इंटरटेनमेंट भी है, और इंटरटेनमेंट में देखो मज़ा आएगा। पोइट्री पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मज़ा आ रहा है, चाहे हिंदी की पोइट्री हो या अंग्रेजी की पोइट्री हो। अंग्रेजी की पोइट्री एक बहुत बढ़िया है, द सेकंड कमिंग, विलियम बटलर इसकी लिखे, टर्निंग एंड टर्निंग इन अ वाइडनिंग जायर, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। एक बेहतरीन मज़ा दे रहा है। ऐसे नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं, डायलॉग के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, लेकिन डायलॉग वाला चीज़ या किसी को बताइएगा तो याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको हम लोग पोइट्री के फॉर्म में कंपाइल कर दिए तो वो इंटरटेनिंग हो जाता है, वो लॉफ्टी हो जाता है, वो फैसिनेटिंग हो जाता है, बिल्कुल आकर्षित करता है अपनी तरफ। इसीलिए हम लोग उसको याद रख पाते हैं, लंबे समय तक रिटेन करता है, और वो इंटरटेन भी करता है। हम लोग अक्सर गा के हम लोग सुनाते हैं। अच्छा, जो फिल्मों के गाने होते हैं ना, वो भी तो पोइट्री का ही फॉर्म है। अब अगर वो पोइट्री है तो आप उस पोइट्री को सुन करके, उस गाने को सुन करके इंटरटेन ही होते हैं ना, तो ये इंटरटेनमेंट हुआ। नेक्स्ट करेक्टराइजेशन, करेक्टरिस्टिक। क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, कंसाइज लैंग्वेज, लैंग्वेज का बेटर यूज, बेहतर यूज, अच्छा यूज, और एक स्टैंडर्ड यूज, कि लैंग्वेज से क्या क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है वो पोइट्री बताता है। इमोशनल इंटेंसिटी, जो हम लोग के इमोशन को प्रेजेंट करता है। सेंसरी डिटेल, पूरा डिटेल देता है, आपके सेंसेस पर उसका अफेक्ट होता है। पोइट्री लिखी जाती है, लेकिन जब पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन के तैयार होगा कि एक लड़का था, एक लड़की से मिल रहा है, बहुत हार्डशिप करके उसके पास पहुंचा है, और लड़की खिड़की पर आई है, लड़का नीचे से देख रहा है। तो एक इतना सेंसरी डिटेल देता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को वो बताएगा कि उसके लड़की के फादर भी हैं, लड़का खिड़की के नीचे खड़ा है, उसके भाई जा रहे हैं, और वो चुपके से नज़र तिरछा करके देख रहा है, तो आपको अपना लव स्टोरी याद आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेंसरी डिटेल। रिदमेटिक साउंड, एक बोलने में भी मज़ा आएगा। आप देखो कोई भी पोइट्री पढ़ो, आप वो छोड़ो, बचपन में हम लोग सभी पढ़े होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इवन दो वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, बट लेकिन बोलने में मज़ा आता था। हम लोग घर में बचपन में मुझे याद है कि कोई बोल रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो हम लोग भी बोलना शुरू कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो पूरा रिदमेटिक होता है, वो रिदम होता है, मज़ा आता है उसको बोलने में। ऐसा बहुत सारा है जो हम लोग हिंदी के भी बहुत सारे
कविताएं थी हम लोगों ने याद किया था, हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, तो वो म्यूजिकल इफेक्ट देता है, वो एक ब्रेन पर सूदिंग सा इफेक्ट, मज़ेदार इफेक्ट देता है। और आखिरी चीज़ है सब्जेक्टिव होना। सब्जेक्टिव का मतलब देखो, सब्जेक्टिव का दो मतलब लिटरेचर में हमेशा चलेगा। एक सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल और दूसरा मतलब होता है डिटेल। तो ये दोनों चीज़ इसमें मिलेगा। सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ सॉरी पर्सनल डिटेल भी मिलेगा, और दूसरा बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेनेटरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सारा चीज़ मिलेगा। अच्छा, पोइट्री ना पर्सनल ही होगा, अधिकतर पोइट्री पर्सनल फीलिंग को भी, कुछ जनरल फीलिंग को भी, ऑब्जेक्टिव भी रहता है बहुत सारा चीज़, लेकिन सब्जेक्टिव फीलिंग को भी ये एक्सप्रेस करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली ये 5 है। अब आखिरी चीज़, पोइट्री करता क्या है, ये बड़ा बेहतरीन सा चीज़ है। पोइट्री एक्सप्लोर्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस, आदमी के अनुभव को, कैप्चरिंग मोमेंट्स। देखो हम लोग ना पोइट्री के थ्रू क्या करते हैं, अपने इमोशंस और अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस किए उसको कंपाइल कर देते हैं किसमें, वर्ड्स में। कैप्चरिंग मोमेंट का मतलब क्या हो गया, कैप्चर कर लिए, जो हम महसूस किए उसको कैप्चर करके, फोटो ना बना करके क्या किया, अभी तो फोटो का प्रचलन आ गया, तो फोटो हम लोग कैप्चर करते हैं, खुश होते हैं, पार्टी कर रहे हैं तो फोटो ले लिए। लेकिन पहले के ज़माने में फ़ोटो नहीं था तो उसको पोइट्री के फॉर्म में कैप्चर करते थे। उसके बाद क्या है, इमोशंस को वो बताता है, इमोशंस या फिर हम लोग के फीलिंग्स को बताता है, हम लोगों के ट्रीटमेंट को बताता है, एंड आइडियाज़, और हम लोगों के थॉट को बताता है, या हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है उसको बताता है, इन अ यूनिक एंड एक्सप्रेसिव वे। यूनिक वे क्या हो गया, इसमें राइम रहता है, इसमें रिदम रहता है, इसमें टोन रहेगा, इसमें इंटोनेशन रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक रहेगा, फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, तो ये सभी म्यूजिकल डिवाइसेस रहेंगे, पोएटिक डिवाइसेस रहेंगे, एक अप्रोच रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, मूड और टोन रहेगा, उन सभी से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, यानी क्या एक्सप्रेस किया जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, थॉट्स, मोमेंट्स, आइडियाज़ इन अ यूनिक एंड एक्सप्रेसिव वे। तो ये पोइट्री का बेसिकली हम लोग समरअप देखें, और इसी के साथ हम लोग ना ये पूरा स्लाइड कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग यूनिट 2 को समझे हैं आज, यूजीसी के यूनिट 2 में पोइट्री है। उस पोइट्री के बारे में देखो, अभी ये जो हम पढ़ाए या अभी जो हम डिस्कस किए हैं, पढ़ाए तो नहीं डिस्कस ही किए हैं, तो ये डिस्कशन हुआ ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी से नेट का पढ़ना, तो आपके लिए एक आइडिया बन के तैयार होगा कि जब पोइट्री के बारे में हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ रहे बेसिक, पहले से रेसिडुअल, पहले से कुछ रहे मटेरियल, जिससे आप पोइट्री को आगे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा यानी यूनिट 1 नहीं देखा है, वो यूनिट 2 से अच्छा है सबसे पहले जाएं और यूनिट 1 को देखें। तो यूनिट 1 आपका ड्रामा था, यूनिट 2 पोइट्री है, और यूनिट 3 हमारा नोवेल शुरू होगा, नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज जो फ्रिक्शनल रहती हैं वो। तो थर्ड यूनिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक यू फ्रेंड्स।